सर, बिना किसी भाव भंगिमा के मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बिहार आके कैसा लग रहा है? तो दिल्ली गया सर, और हर हफ्ते, अभी आपने भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी की बात की, तो हर हफ्ते हम देखा करते थे कि राष्ट्रपति भवन की गाड़ी आती है जामिया मिलिया में स्कूल में, सर, और वो हमारे साथ हमारी ही क्लास में, हमारे ही रूम में, उनके परिवार का कोई बच्चा वहाँ पर हमारे ही साथ था, तो उसको लेने के लिए हर हफ्ते राष्ट्रपति भवन से गाड़ी आती थी इतवार के दिन, और शाम को वापस आती थी। तो उससे के माध्यम से बहुत कुछ पता चलता था। और उस काल में वो अकेले नहीं, जितने भी हमारे साथ में बच्चे थे वो सब या तो बिहार के थे या ईस्टर्न यूपी के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के। मैं बुलंदशहर में मेरा जन्म हुआ, परिवार में पंजाब से, उस जमाने में पंजाब से लेके बुलंदशहर तक, क्या पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग चावल नहीं खाते थे, या तो बीमार हो या कोई उत्सव हो। तो मैं घर जाता था तो दादी मेरी पूछती थी क्या खाओगे, तो मैं कहता था अरहर की दाल और चावल। चूंकि सब उन्हीं का साथ था तो वही आदत हो गई, तो मेरी दादी कहती थी, और मुझे वो इसलिए बार बार दिमाग में बात आती है कि हम जो भी शब्द बोलते हैं वो हमेशा वायुमंडल में रहते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। हम ये समझ के बोलते हैं कि बोल दी कोई बात, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरी दादी पलट के कहा करती थी, मेरा बेटा बिल्कुल पुरबिया हो गया। वो मेरे खिलाफ थी इस बात के कि मुझे हॉस्टल भेजा जाए, तो नाराज थी मेरे पिताजी से, तो कहती नहीं पुरबिया। और मैं वास्तव में इसलिए कि मैं असेंबली में ज़रूर एक बार अपनी गृह क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन पार्लियामेंट में कानपुर और बहराइच, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, और अब बिल्कुल ही पूरब में आ गया। और उसके बाद वहां से निकल के यूनिवर्सिटी में जब आया, तो जैसे होता है यूनिवर्सिटीज में आमतौर से कि इस क्षेत्र के लोगों और उस क्षेत्र के इस छात्रों में जरा तनाव कभी कभी हो जाता है, तो सब मुझसे पूछा करते थे, मैं जब यूनियन का सेक्रेटरी हुआ, फिर प्रेसिडेंट हुआ, कि ये बिहार वाले सब कैसे आपके साथ रहते हैं। तो यूनिवर्सिटी में भी और बाद में भी वो मित्रता ऐसी थी कि आज तक चली आ रही है सबसे। फिर 74 में जब जेपी का आंदोलन था, तो मैं उस समय चूंकि अध्यक्ष था यूनियन का, और अरुण जेटली जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष थे, तो मेरी मौजूदगी में नहीं, लेकिन मुझे बात को पता चला कि जब पहली मीटिंग हुई नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की, जो उस आंदोलन के सिलसिले में बनाई गई थी, जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी के 2-2 प्रतिनिधि थे, तो मैंने ऐसा सुना है कि जेपी ने पहली मीटिंग में कहा कि आरोप ये लगेगा कि इस आंदोलन को पॉलिटिकल पार्टी ने हाईजैक कर लिया, इसलिए इसमें 2 यूथ रिप्रेजेंटेटिव, नौजवानों के प्रतिनिधि होने चाहिए, और अरुण जेटली जी को और मुझे नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के हम दोनों मेंबर, बाकी सब सीनियर लीडर्स, फिर इमरजेंसी जेल वगैरह वगैरह। तो उस ज़माने में पटना बहुत दफ़ा आना होता था, और पिछले बहुत सालों से जो नेतृत्व पटना में है, जो जेपी के आंदोलन से निकला, उन सब से एक तरह से निजी तौर पर संबंध
सन 74 से बननी शुरू हो। तो मतलब जैसे बत्तख को पानी में फेंक दीजिए तो मेरा भी हाल बिहार आके ऐसा ही है कि आपने बत्तख को पानी में फेंक दिया। मतलब यहाँ पे तो मोस्टली बिहारी ही हैं, आई थिंक 99%। एक आध लोग जो है उनका भी कुछ ना कुछ संबंध तो इस स्टेट से जरूर है। तो सभी लोग आपको सुनना चाहते हैं और सभी आपकी भाषा के और आपकी जानकारी की, आपके नॉलेज के कायल हैं। मुझे ज़्यादा बोलना मतलब अनुचित लग रहा है, लेकिन एक दो सवाल हैं जो हम लोगों ने। नहीं, आप क्यों तो देंगे। जी जी बिल्कुल, निश्चित बात जी। तो सर एक प्रश्न जो मेरे दिमाग में ये था कि सर आपको क्या लगता है कि जो कल्चरल इथोस था स्टेट का बिहार में, व्हाट इज हैपेंड टू दैट? मतलब हमारा जो ट्रांजिशन फेज है फ्रॉम एब्सोल्यूट डेवलपमेंट टू बैकवर्डनेस टू डेवलपमेंट का, उस पैरामीटर पे हम लोग समहाउ नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या ये मतलब सोसाइटल प्रॉब्लम है, या आप ये कह लें कि बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग लाइक, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है सर कि 30 साल से ज़्यादा यहाँ पीसफुल गवर्नेंस नहीं है, तो कायदे से विकास की गाड़ी को तेज रफ्तार से बढ़ाना चाहिए। कहीं वो मिसिंग है, क्योंकि आप मतलब जिस तरीके से आपने दुनिया को देखा है और आप ऐसी चैलेंजिंग स्टेट्स में भी रहे हैं, तो ये समझना हम लोग के लिए बड़ा आवश्यक सर कि क्या है, व्हाट इज दैट, या सब कुछ ठीक है सर? आप बताएं। मेरा मानना है कि चीज़ों का एक होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए सर। उसके हम गलत परिणाम पे पहुंच जाते हैं जब हम उसका सिंगल स्टोरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में। और मुझे केवल बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में लगता है कि लंबे समय तक गुलामी झेलने के कारण हमारे अंदर कहीं हीन भावना भी पैदा हुई, अपनी संस्कृति और उसके आदर्शों और मूल्यों से थोड़ा दुराव भी पैदा हुआ। दुनिया में कहीं भी आप देखिए, समस्याओं का समाधान बाहर से नहीं लाया जा सकता। और मैं ये बात पहली दफा नहीं कह रहा हूं आपके यहाँ, पहले भी मैंने कहा है कि एक संस्कृति या कोई देश जिसे ये चेतना है कि हमारी संस्कृति 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, अगर आप मुझे कहेंगे कि ये इस संस्कृति के बाहर कहीं और इस समस्या के समाधान के लिए ये किया गया है, हो सकता है आप मुझे इसके लिए तैयार कर लें कि मैं उसको एक ट्राई दूं, एक कोशिश करूं, लेकिन वो कभी भी वास्तविक तौर पे उसमें मेरा विश्वास नहीं बनेगा। आपकी इस सीरीज का नाम जो आपने मुझे बताया था, मैं वहां से शुरुआत करता हूँ। क्या था? विजन टू विक्ट्री। विजन टू विक्ट्री। अब मुझे लगता है इसी पे अगर हम गौर कर लें तो हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाए। विक्ट्री का क्या मतलब है? भारतीय संस्कृति में और भारतीय भाषा में इसके लिए दो शब्द प्रयोग हुए, जय और विजय। तो ये दो शब्द क्यों है? एक शब्द ही काफी था, जय का मतलब भी विक्ट्री है और विजय का मतलब भी विक्ट्री। लेकिन विजय वो सफलता है जो आप भौतिक साधनों का इस्तेमाल करके हासिल करते हैं और जिसमें एक पक्ष को हारना पड़ता है। एक पक्ष जीता और दूसरा पक्ष हारा। अभी आपके राष्ट्रगान में आखिर की लाइनें क्या है?
जय जय, विजय नहीं कहा, जय कहा है, जय कहा है। जय का अर्थ क्या है? अभिप्राय क्या है? अर्थ तो एक ही, अभिप्राय क्या है? जय वो सफलता है जिसमें हारता कोई नहीं, दोनों पक्ष जीतते हैं। तो हम शब्दों पे गौर नहीं करते हैं। भारत के राष्ट्रगान में भी हमने सफलता के लिए, विक्ट्री के लिए जो कामना की है या जो शब्द प्रयोग किए हैं, वो हैं जो पूरी तरह भारत के सांस्कृतिक आदर्शों और मूल्यों से के अनुसार हैं। उसकी असल भावना को प्रतिबिंबित करते हैं। क्यों है ऐसा? अंग्रेजी में भी किसी ने कहा है कि monuments of mind are more durable than monuments of power. आपके मानस से जो स्मृतियां पैदा होती हैं वो बहुत लंबे समय तक जिंदा रहती हैं उन स्मृतियों की तुलना में जो स्मृतियां भौतिक शक्ति से पैदा होती हैं। मिसाल के तौर पर आपसे कहता हूं कि नालंदा तो डिस्ट्रॉय हो गया ना, आग लगी, क्या हुआ वो विस्तार की बातें हैं, लेकिन नालंदा को कोई भूला है क्या? सर ये किताब है, ये नालंदा, उसके ऑथर बैठे हैं। जी 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 जी, कोई भूला है क्या? वो बिल्डिंग में आग लग सकती है, उसको नष्ट किया जा सकता है, लेकिन वहां का जो ज्ञान है और उसकी जो विरासत है उसको नहीं भूला जा सकता। और एक मिसाल देना चाहूंगा, दिल्ली आप जाइए, पुराना किला है हाई कोर्ट के सामने। आमतौर से लोग ये मानते हैं कि ये पांडवों की राजधानी थी और इंद्रप्रस्थ थी और ये उनका किला था, उसे पुराना किला कहते हैं। महाभारत पढ़िए तो पता चलता है कि उसका निर्माण किसी साधारण आर्किटेक्ट को, वास्तुशास्त्री कहेंगे, क्या कहेंगे, वास्तुशास्त्री, किसी साधारण ने नहीं किया था। जब खांडव पिरस्त को आग लगाई जा रही थी तब असुरों के वास्तुशास्त्री जी ने कहा कि अगर आप मेरी जान बचा दीजिए तो मैं आपके लिए किले का निर्माण करूंगा। तो कितना सक्षम वास्तुशास्त्री रहा होगा, उसने बनाया। आप आज वहां जाइए, अगर सरकार करोड़ों रुपया हर साल खर्च न करे तो उसके अंदर घुसना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उस किले के बनने के चंद साल के बाद महाभारत हुआ। जी वहां पे 700 श्लोकों की गीता भगवान कृष्ण ने उपदेश के रूप में अर्जुन को सुनाई। उस गीता का कोई शब्द तो छोड़िए, कोई कॉमा या फुल स्टॉप भी बदला। क्यों? वो मानस की उत्पत्ति, और किला जो है वो भौतिक शक्ति का प्रतीक। तो भारत दुनियावी तौर पे, ये दुनिया की हमारी कल्पनाएं, हमने जैसा मैंने पहले कहा, हमारे अंदर कहीं ही भावना पैदा, हमें लगा कि शायद जो चुनौतियां हमारे सामने थी शायद हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। और मेरा ये मानना है कि सॉल्यूशन अगर है तो सिर्फ हमारे पास है। इसलिए नहीं कि हम बेहतर नहीं, वो दिमाग बड़े जबरदस्त थे जिन्होंने 5000 साल पहले ये सब लिख दिया, जो आधार है हमारी संस्कृति का। हम तो अच्छे तो छोड़िए, हम उस
जो कुछ उन्होंने लिखा है और जिसके आधार पर हमारी संस्कृति निर्मित हुई, उस पर जितना गर्व करें वो कम है। लेकिन हमें तो शर्म आती है कि क्या हम उन आदर्शों और मूल्यों के वो हमारे जीवन में कितनी हद तक हमने उतार, या हम उनसे कितने परिचित हैं। पहला बुनियादी सवाल तो ये, कितने परिचित हैं। और इसको मैं और थोड़ा सा करके कहता हूँ आपसे कि दुनिया में ये जो तनाव हम देखते हैं ये क्यों है? इसलिए है कि हर वर्ग को, वो वर्ग चाहे त्वचा के रंग के आधार पे हो, चाहे भाषा के आधार पे हो, चाहे धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता, लेकिन चूंकि उसी सेंस में यूज होता है तो मैं भी इस्तेमाल किए लेता हूँ। होता नहीं है, नहीं उसका मतलब, उसके 19 अर्थ हैं हमारी संस्कृति। और ये तो बहुत छोटा सा है कि जहाँ हम आस्था की अभिव्यक्ति के लिए जो पूजा पाठ या जो भी करें वो उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा। धर्म तो बेसिकली कोड ऑफ सिविलाइज्ड कंडक्ट है, सभ्य जीवन बिताने के नियम या सभ्य जीवन बिताने के लिए जो मार्ग निर्देशिका होती है वो। लेकिन हम उसी सेंस में थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल किए लेते हैं। तो दुनिया में आप देखें तो संस्कृतियां इंसान अकेले तो रह नहीं सकता, उसको समाज चाहिए। समाज को एक रखने के लिए कोई आधार चाहिए। वो आधार क्या है? दुनिया, हम और आप, हमारा रंग गोरा है, हमें इकट्ठे होना चाहिए और उसके नतीजे में संस्कृति का निर्माण होता है। हमारी आपकी भाषा एक है, उस आधार पे हम इकट्ठे होते हैं सोसाइटी में कोहिजन पैदा करने के लिए। और जो वो कोहिजन से जो ताकत बनती है उससे संस्कृतियां बनती हैं। हमारी आपकी आस्था की अभिव्यक्ति वो तो एक है, हर कोई मानता है, उस तक कैसे पहुंचा जाए वो तरीके अलग अलग हैं। जी तो उनका कि हमारा तुम्हारा तरीका एक है, उससे ताकत पैदा की और उसकी बुनियाद पर संस्कृति का निर्माण हुआ। और मैंने कहा कि सिर्फ यही तरीका जो मेरा तरीका है यही सही है, मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा, कोई और नहीं जा सकता। और वो कोहिजन का एक जरिया बन गया लोगों को सीमेंट करने। अब भारत की संस्कृति में कौन से यही 3 आधार है जिसमें दुनिया जिस पर दुनिया की संस्कृतियों का निर्माण हुआ। अब भारत की संस्कृति का आधार क्या है? भारत के मनीषियों ने अपने हजारों साल पहले इन सब आधारों को उन्होंने उसको अस्वीकार किया। उनका कि एकता का आधार, देखिए जब आप भाषा को या आस्था की अभिव्यक्ति को या खाल के रंग को आधार बनाएंगे तो आप अदर क्रिएट करते हैं। सब तो एक तरीका तो है, एक भाषा तो नहीं बोलते, एक तरीके से इबादत नहीं करते, एक रंग नहीं है खाल का, तो फिर बाकी जो बाहर रह गए उनके लिए वो तो दूसरे हो गए। तो दूसरे से तो द्वैत यादावय भय भवति, दूसरे से तो इंसान को स्वाभाविक तौर पे डर लगता है। अरबी में भी है, मौला अली का कौल है, अन्नास आदाओ मा जहिल, जो दूसरा होता है वो उससे हम, चूंकि हम उसके बारे में, जब दूसरा है तो हम नहीं जानते उसके बारे में, और जब हम नहीं जानते तो हम उसको दुश्मन मानने लगते हैं, और जब दुश्मन मानते हैं तो नफरत पैदा होती है, और नफरत पैदा होती है तो हिंसा पैदा होती है। तो भारत के मनुष्य ने क्या कहा? उनका नहीं, जो ऐसे मापदंड हैं जिसके को आधार बनाकर अदर पैदा होते हैं, वो यूनिटी का जो कॉम्प्रिहेंसिव यूनिटी है, व्यापक एकता, जिसे हमारी संस्कृति में एक आत्मता कहा गया, वो कैसे संभव है? तो फिर क्या आधार होगा? एक ही आधार होगा, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्मा। आत्मा आधार होगा हमारी एकता।
और आत्मा आधार होगा तो कोई दूसरा कोई बनता ही नहीं। इस हद तक नहीं बनता कि जानवर के अंदर भी आत्मा है, पानी के जानवर में भी आत्मा है, प्लांट में भी आत्मा है। तो हम जो बहुत सारे हमारे दावे, जैसे हम कहते हैं कि हमें तो जानवर का भी आदर करना, प्लांट का भी करना, तो ये हमारी खूबी नहीं है। ये हमारे जो दृष्टा थे, जिन्होंने ये सब कुछ लिख दिया हजारों साल पहले, उन्होंने उसके आधार पर जिस संस्कृति का निर्माण हुआ वो हमें इसकी इजाजत नहीं देती। अब हमें कहा गया ये संस्कृति का मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र है कि यहां बैठे हुए लोग, इनमें कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एक ही माँ बाप की औलाद, लेकिन वो उनके अंदर विभिन्नता है, शक्ल की भी विभिन्नता है, किस रंग का कपड़ा पहने उस टेस्ट की भी विभिन्नता है, क्या खाना खाएं उसकी भी विभिन्नता है। तो पहली बात तो उन्होंने हमसे ये कही कि ये जो विभिन्नता तुम देखते हो इसको स्वीकारो, ये नैसर्गिक नियम है, लॉ ऑफ नेचर है, और इसको सम्मान करो। और क्यों करो? और क्या बताया उन्होंने कहा यदा भूता पृथक भावा मेकस्थमनु पश्यति तत् एवाचा विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तदा। ये जितनी विभिन्नता नजर आ रही है आपको, ये विभिन्नता का एक ही स्रोत है, एक ही जगह से निकली हुई है। जैसे बच्चे एक ही माँ बाप से पैदा है, तो वो इस कारण से कि किसी की नाक थोड़ी छोटी है और किसी की लंबी है, वो भाई बहन एक दूसरे से नफरत करेंगे, या रंग में फर्क है तो एक दूसरे से नफरत करेंगे। और इसके भी और पीछे जाइए, ये तो गीता में है, इसके भी और पीछे जाइए उपनिषद में, सो कामा यता बहु श्याम पिरजा ये ती। और जब परमात्मा तत्व ने आदि काल में ये कामना की, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और बिल्कुल ताली मत बजाइए, गौर करिएगा। हाँ। और जब आदि काल में परमात्मा तत्व ने ये कामना की कि मैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए बहुरूप हो जाऊं, तो उसका एक रूप आप हैं, एक रूप ये हैं, एक रूप मैं हूं, हर एक उसका रूप है। देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। हमारी संस्कृति कहती है कि हर इंसान को, उसके शरीर को देवालय समझो, इसके अंदर देव का निवास, जो अभी मैंने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, वही ब्रह्मा आत्मा के रूप में मेरे अंदर निवास करता है, तत्वमसि, वही आत्मा। और वो अल्टीमेटली है क्या? अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्मा। उसका कैसे पता चले कि वो जो संपूर्ण चेतना है वो उसकी अभिव्यक्ति है। और ये तो वेदांत है, लेकिन आप शंकराचार्य को देखिए तो और भी एक कदम आगे आते हैं। वो तो कहते हैं श्लोकार्धेन यदावंता ग्रंथा, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदावंता ग्रंथा कोटिशा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेवा नापरा। मतलब ये जो आपका शरीर है, इसमें तो रोजाना परिवर्तन हो रहा है, आत्मा में नहीं होता। तो उनका कि वो जो आत्मा और ब्रह्म है उसके अंदर कोई अंतर नहीं है। और ऐसे खूबसूरत उन्होंने सिमिली दी है, उपमा, कहा कि एतावुपाधि परा जीवा योत्सय समयं निरासे न परो न जीवा राज्यम नरेंद्र से भटस्य खेट का स्तयोर पोहे न भटो न राजा। कहा ये तो सब जो भी ब्रह्म जीव, ब्रह्म आत्मा, ब्रह्मा, जीवात्मा, परमात्मा, ये सब उपाधियां हैं। और ये और उपमा क्या दी
कि जिस तरह स्टेट में, राज्य में राजा होता है और उसका एक मामूली सिपाही होता है, तो शंकर, आदि शंकर कहते हैं कि दोनों को एक जगह खड़ा कर दो, उनका जो रॉयल रिगेलिया है, जो वैभवपूर्ण जो वर्दी होती है, उसको उतार दो, दोनों को एक तरह के कपड़े पहना दो, तो राजा में और सिपाही में कोई फर्क नहीं रहेगा। और ये कब संभव है? समयंग निराश से, जब आप अपने अंदर समभाव पैदा कर ले। समभाव कैसे पैदा होगा? गीता के श्लोक एक के बाद एक। मैं तो, मेरे लिए आपने बहुत सही नहीं कहा कि विद्वान और क्या क्या, मैं विद्यार्थी हूँ, लेकिन कोई विद्वान होगा तो आपको 2 घंटे तक वही श्लोक सुनाता रहेगा, जो सिर्फ इस पे जोर देते हैं, कि हर व्यक्ति आपका अपना विस्तार है। जिस दिन आपकी ये भावना हो जाएगी, मुझे बताइए, मैं अगर हर किसी को ये मानूंगा कि ये मेरा विस्तार है, तो मैं उसके पैर पर पैर रख सकता हूँ? कभी पैर पर पैर रखूंगा तो अपने पैर पर पैर रख रहा हूँ, किसी के लिए भी नहीं रख सकता। और कश्मीरी शैविज्म को देखिए तो पत्थर में लात भी नहीं मार सकता, जानवर को नहीं, प्लांट को नहीं, पत्थर में भी लात नहीं मार सकता। ये हमारी संस्कृति की खूबी। अब इसमें क्यों 1948 में पहली बार दुनिया में जो चेतना उससे 50 साल या 100 साल पहले पैदा होनी शुरू हुई थी, उसकी अभिव्यक्ति 1948 में हुई। यूनाइटेड नेशंस ने मानव अधिकार का चार्टर एडॉप्ट किया। पहली बार दुनिया ने यह स्वीकार किया कि मानव की हैसियत से प्रतिष्ठा का अधिकारी है। चूंकि उनकी संस्कृतियां तो मानती नहीं थी। यूरोप में 150 साल पहले तक ये उनका पक्का विश्वास था कि महिलाओं के अंदर और काले रंग के लोगों के अंदर आत्मा नहीं होती, इसलिए उन्होंने वोटिंग राइट नहीं दिया। तो हमारे यहाँ क्या था? हमारे यहाँ था कि नहीं, सबको देवालय के रूप में देखो। और जी, वसुदेव कुटुंबकम तो बहुत बात का, वो तो हितोपनिषद में, उससे पहले आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा मानवा सर्वा, स्वादेशो भुवंतिरेयम। जितने इंसान हैं सब मेरे भाई हैं, सब मेरा परिवार। मेरे यहाँ अलगाव के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं। अब मैं ये मानता हूं कि हमें जो कुछ भी ये देखने को मिलता है, ये हमारा अपने सांस्कृतिक मूल्यों से दुराव नहीं है तो और क्या है। और अगर हम अपनी सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शों पे आ जाएं, कितने % आपकी प्रॉब्लम समस्याएं समाधान हो जाएंगे? ओवरवेलमिंग। अब चूंकि ये अकेले इतना ही नहीं है कि मैंने आपको मान लिया कि आप मेरा विस्तार है। आप इकोनॉमिक मैटर्स में आ जाइए, छोड़ दीजिए इसको, स्पिरिचुअल को। इष्टान भोगान हीवा देवा दास यंते यज्ञ भावित ते दत्तान अपिदाया एभ्या भूंगते स्तेना एवा सा। आप खूब मेहनत करते हैं, आपकी ख्वाहिशें हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, आप उसकी पूर्ति के लिए पूरी दिन रात मेहनत, बिल्कुल जेन्युइन मेहनत, किसी से धोखाधड़ी करके नहीं, लूट के नहीं, फ्रॉड करके नहीं, बड़ी बिल्कुल सीधी सीधी मेहनत करके आप अपनी इच्छाओं और कामनाएं जो आपकी हैं उसकी पूर्ति के लिए आप धन कमाते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम्हारी अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा, अगर जो साधन तुमने कमाए, अगर तुम उसे दूसरों से शेयर किए बगैर अगर उसको एंजॉय करोगे तो तुम्हारी हैसियत चोर से ज्यादा की नहीं है। चोर इस्तेना। अब आप इसे अनदेखा करेंगे क्या? अनदेखा करेंगे
तो वो होगा जो हो रहा है। देखेंगे इसको थोड़ा सा समझेंगे, इसके मुताबिक हम अपना आचरण करेंगे, तो ये समाज में को तनाव मुक्त बनाने में सहायक होगा या नहीं होगा। अगर मैं ये मानूंगा कि मेरे पास जो कुछ भी है वो उसमें औरों का भी, चूंकि मैं आपको कहूँगा, आप गौर करिएगा इसमें, आप चाहे जितनी मेहनत कर रहे हो, जो आप हासिल करते हैं वो केवल आपकी मेहनत का नतीजा नहीं, समाज का भी बगैर जाने बूझे समाज का भी उसमें योगदान है। उस योगदान को स्वीकार करने का, इससे बेहतर एहसास दिलाने का, इससे और ज्यादा पावरफुल क्या होगा तरीका? कुछ नहीं सर। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम, मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप रिग्रेसिव हो जाइए, पीछे की तरफ चले जाइए, नहीं बिल्कुल नहीं सर। तो ये नहीं कि मैं आपसे बात हो रही है, आगे बढ़ने, अपने आदर्शों और मूल्यों में पूरी तरह जमे रहते हुए आसमान तक बढ़ने की आपकी पूरी संभावना है, खूब बढ़िए। लेकिन अपने बेसिक आदर्शों को, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जमाने के साथ बदलती नहीं, बहुत ज्यादातर चीजें जो बदल जाती हैं। लेकिन मानिए, मैं एक मिसाल एक देता हूँ अक्सर, कि मानिए 5000 साल पहले आपने 500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई होती, हाथ पैर टूटते। आज छलांग लगाएंगे तो भी हाथ पैर टूटेंगे। ये है सनातन सिद्धांत। वो उन इटर्नल वैल्यूज को ध्यान में रख के और उसमें मूलित रहते हुए फिर आपके लिए पूरा स्कोप है, पूरी गुंजाइश है कि आप आगे बढ़िए, लेकिन अपनी बुनियादी चीजों को मत भूलिए। अब इसमें एक प्रश्न आ सकता है कि जब मुझे हर किसी को, वहीं से अहिंसा की कल्पना आई कि जब हर किसी को मुझे अपने विस्तार के रूप में देखना है, तो अगर कोई आक्रमण हो, अगर कोई आपके लिए खतरा पैदा करे तो क्या करें? तो अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि हाथ पर हाथ बांध के बैठ जाइए, नहीं, ये मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं है, ध्यान रखिए, ये मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये आप पढ़ लीजिए, ये सबका सब नहीं है। अहिंसा, गांधी जी ने कहा कि अगर हिंसा और कायरता के बीच में आपको चुनना है तो मैं कहूंगा कि हिंसा पे, महात्मा गांधी ने कहा। लेकिन इसके और पीछे जाइए तो अहिंसा प्रतिष्ठायम तत्सन्निधे वैर त्यागा। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि हम शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे, अहिंसा का मतलब है हम वैर नहीं रखेंगे किसी के लिए अपने मन। हमारा कोई एग्रेसिव डिजाइन नहीं दूसरे के प्रति, लेकिन अगर किसी और का एग्रेसिव डिजाइन है तो हमारे पास ये क्षमता होनी चाहिए कि जहां हम अपने आप को, अपनी प्रतिरक्षा कर सकें। अगरता चतुरो वेदा प्रश्ता सशरम धनु इदम ब्रह्मम इदम छात्रम शास्त्रादपि शस्त्रादपि। हमें एडवाइस किया गया है कि आपके पास सॉफ्ट पावर होनी चाहिए। सॉफ्ट पावर का मतलब क्या? नॉलेज की पावर, ज्ञान, वो होना चाहिए। पहले उसका इस्तेमाल कीजिए, यूज द पावर ऑफ लॉजिक। बट इफ द एग्रेसर बिलीव्स ओनली इन लॉजिक ऑफ पावर, नॉट पावर ऑफ लॉजिक, ये भारत के इतिहास ने भी सिखाया। अगर समझाने से लोग मान जाते तो महाभारत ना हुआ होता। भगवान कृष्ण से ज्यादा कौन समझा लेगा? तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा? प्रश्ता सशरम धनु। फिर आपके पास जो वेपन्स की पावर है वो भी होनी चाहिए, ताकि सॉफ्ट पावर के ऑप्शंस जब खत्म हो जाएं तो आप हार्ड पावर जो है वो काहे के लिए? दूसरे पे कब्जा करने के लिए नहीं, अपने को डिफेंड करने के लिए, ताकि आप वो कर सकें। तो मुझे वो जो मैं बात में कह रहा था आपसे कि दुनिया में जो आज तनाव क्यों है? हमने तो मान लिया प्रतिष्ठा है, उसके के आधार पर मानव अधिकार है,
लेकिन ये हमने कानून बनाया, आदतें नहीं बदली दुनिया की। हजारों साल से एक आदत है, हम इनसे बेहतर, हम इनसे बेहतर है तो हमें इनको दबा के रखने का अधिकार। तो और 1948 में तो बने, अभी 100 साल भी नहीं हुए। अच्छा, दुनिया ने 1948 में माना कि मानव बहैसियत मानव के प्रतिष्ठा का अधिकारी। भारत ने हजारों साल पहले माना कि मानव बुनियादी तौर पे दिव्यता है उसके अंदर। तो डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड इज ए रीसेंट कंसेप्ट बट ग्रेट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कि उसके नतीजे में ह्यूमन राइट्स आए, बट द कंसेप्ट विच इंडियन सिविलाइजेशन हैज गिवन, दैट इज डिविनिटी ऑफ मैनकाइंड। और ये भारतीय संस्कृति का अनूठा योगदान है कि उसने मानव का दिव्यकरण किया है और दिव्यता का मानवीयकरण। सर, मतलब जिस तरीके से आपको सुन रहे थे और मैं देख रहा था रिएक्शन लोगों का, पिन ड्रॉप साइलेंस है यहाँ पे, और सब लोग एकदम मनोयोग से आपकी बात सुन रहे हैं। और आज के इस छोटे संवाद का पर्पस यही है। मेरा कुछ एक और प्रश्न है सर, कि हम लोग सर जो बिहार का जो रिच नॉलेज ट्रेडिशन रहा है, नॉलेज इकोनॉमी, अभी अभय बैठे हैं और अभी नालंदा की चर्चा हो रही थी, किताब की चर्चा हो रही थी, और नालंदा का जो रोल है इतिहास में, कि इसके बाद ही कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, इनकी परिकल्पना हो पाई। अगर नालंदा नहीं होता तो ऐसी परिकल्पना नहीं हो पाती। एक लंबा दौर है नालंदा के बाद, हमारे पास विक्रमशिला रहा, हमारे पास उदंतपुरी थे, और ये छोटे छोटे ऐसे सेंटर्स थे सर जिन्होंने नॉलेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया। ये प्रयास किया कि आम जन तक भी वो ज्ञान पहुँचे, फिर वो डॉट्स मिसिंग हो गए। तो सर आज के कॉन्टेक्स्ट में, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या करना चाहिए, क्या आवश्यकता? ज़रूर जो मेरी समझ में आता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल पूरी तरह उसमें कोई परफेक्ट बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो मेरी समझ से आता है ना, मैं शेयर करता हूँ। एक तो ये कि ये जो जिस विरासत की आप बात कर रहे हैं, अगर आप इसे बिहार की विरासत कहना भी चाहते हैं तो भी ये भारत की विरासत है। बिहार उसका फाउंटेन हेड है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन ये पूरे देश की विरासत है। और मुझे ये प्रश्न बहुत कम उम्री में परेशान किया करता था, चूँकि मैं डिबेटर था। तो मेरे हमारे यहीं पटना के एक प्रोफेसर थे, जब एक डिबेट में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला तो उन्होंने ही दिया, वो चेयरमैन थे कमेटी के, और मुझे बड़ी डांट लगाई। उन्होंने चाय पीने गए तो कहा कि साहबजादे कुछ पढ़ते लिखते भी हो या बस बोलने चले आए। और उसके बाद अपना पता भी दिया। हम हॉस्टल में रहते थे और मुझसे कहा कि तुम्हें कोई भी डिबेट तैयार करनी हो, कोई मटेरियल चाहिए, कुछ चाहिए तो मेरे पास आ जाए। और हॉस्टल में जो रहने वाले रहे वो जानते होंगे कि वो खाना भी खिलाते थे, तो कितना सुखद अनुभव रहा होगा। बल्कि जब मैं मिनिस्टर बन के 26 साल की उम्र उनको सलाम करने के लिए गया तो उन्होंने सबके सामने कहा कि ये मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं BA फर्स्ट ईयर का था, वेट भी बहुत कम था। तो उन्होंने कहा कि इसको पहली ही वो हमारे यहाँ एक होती है अलीगढ़ में गोल्ड मेडल डिबेट, तो उसके पहले दिन ही मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिल गया। उनका मैंने 5 जजों को कह दिया कि अब इसको सेकंड प्राइज़ देना है, फर्स्ट देना ही नहीं कोई। और उन्होंने कहा कि मुझे डर लगा कि ये लड़का खलीफा बन जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो मैंने सबसे कह दिया कि बिल्कुल इसको नहीं। मतलब मैं मिनिस्टर बन के गया उनको सलाम करने के लिए, यहीं के थे, पटना के थे, प्रोफेसर हसन साहब वो ही थे जिन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारा डिबेट के फादर भी बैठे हैं, वो हिंदी के अध्यक्ष रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी में। अच्छा, शायद वो जानते होंगे। नहीं, वो थे अलीगढ़ में लेकिन रहने वाले पटना के थे, प्रोफेसर हसन साहब। उन्होंने ही मुझसे कहा था उस जमाने में, उनका बेटा आजकल गुड़गांव में कोई कंप्यूटर से मुतालिक मैगजीन है, उसका एडिटर है, इज डूइंग वेरी वेल। तो उन्होंने ही मुझसे कहा था
कि तुम महाभारत पढ़ो, महाभारत में तुम्हें बड़े ज़बरदस्त टॉकिंग पॉइंट मिलेंगे डिबेट के लिए। और वहीं से मेरी शुरुआत हुई। फिर मैं पढ़ता था तो मुझे लगा कि फिर मैं स्वामी विवेकानंद गया, और फिर मुझे लगा कि मुझे संस्कृत से थोड़ी फैमिलियरिटी थी, तो ये लगा कि मैं ओरिजिनल ज़ुबान में और ट्रांसलेशन में उसमें मुझे पढ़ना चाहिए। तो उनका मेरे ऊपर हमेशा एहसान रहेगा कि उन्होंने सोचा कि BA फर्स्ट ईयर का लड़का है और गोल्ड मेडल कलर की तरह होता है, फिर मैं किसी डिबेट में भी हिस्सा नहीं ले सकता। तो मुझे ये सवाल परेशान करता था, और मैंने उनसे भी पूछा कि अगर भारत ज्ञान की संस्कृति है, और शायद आप जो लोग यूनिवर्सिटी से मुतालिक हैं उन्हें पता होगा कि 10th 11th सेंचुरी में जब यूरोप का रिनेसां तो अभी पूरी तरह पुनर्जागरण शुरुआत भी बहुत धीमी हुई थी, उस वक्त मिडिल ईस्ट में बगदाद बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र दुनिया का बना हुआ, और उस वक्त तबरी से लेके और इब्ने खल्दून तक पूरी दुनिया का इतिहास उन्होंने 9 खंडों में, 10 खंडों में, 11 खंडों में लिखा। लेकिन आप पहला खंड और उसका पहला चैप्टर पढ़िए जो प्रोलोग की तरह होता है, उसमें हर एक ने ये बात स्वीकार की। उनका दुनिया में 5 बड़ी सभ्यता है। ईरान अपने वैभव के लिए, चीन अपने कौशल के लिए, रोम अपनी सुंदरता के लिए, और तुर्क अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते। भारत, मैं अपने शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं उनके शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। भारत अकेली सभ्यता है जो ज्ञान और प्रज्ञा के संवर्धन के लिए जाती है, which is known for the promotion of knowledge and wisdom। तो मैं दिमाग में भी आता था इसी अल्लामा इकबाल का भी एक शेर, मीरे अरब को आई ठंडी हवा, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो बचपन में हमने पढ़ा कि ये कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, पैगंबर साहब को ठंडी हवा है। तो ये हिंदुस्तान भी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक देश था, वो पैगंबर थे तो इसलिए उनको यहाँ से कुछ लगा होगा। लेकिन जब एक्चुअल वर्ड पढ़े प्रोफेटिक नरेशन की, तो वो है अजिदू रिहल इल्मी मिन बिलादिल हिंद, मैं भारत भूमि से ज्ञान की शीतल हवा के झोंके आते हुए महसूस कर रहा हूं। ये भारत की प्रतिष्ठा थी। तो मेरे दिमाग में ये आता था, भाई हमारी जब ये प्रतिष्ठा थी तो इतना हमारी दुर्गति क्यों हुई इस इतिहास। इसका जवाब मुझे कहीं संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इसका जवाब 2 ही जगह मिलता है, एक स्वामी विवेकानंद जी के भाषणों में, और स्वामी रंगनाथनंद की किताब है इटर्नल वैल्यूज फॉर ए चेंजिंग सोसाइटी, एक परिवर्तनशील समाज के सनातन मूल्य। और उसमें उन्होंने लिखा है, मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं, अंग्रेजी में है किताब तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि भारत ज्ञान की संस्कृति, हम माँ सरस्वती के उपासक, और हमारे यहाँ कहा गया है तपा स्वाध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। और फिर उपनिषद में ही सवाल किया गया तप क्या है, व्हाट इज तपा। तो कहा गया तपा है माँ सरस्वती की उपासना का जो तप है वो क्या है, स्वाध्याय प्लस फिर वचन। पहले ज्ञान प्राप्त करो और फिर उस ज्ञान को दूसरों के साथ साझेदारी करो। तो स्वामी रंगनाथनंद जी ने लिखा, उन्होंने कहा कि हमने ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया तो बंद नहीं की, लेकिन ज्ञान की साझेदारी बंद कर दी, और सिर्फ साझेदारी नहीं बंद कर दी, ज्ञान अर्जन पर पाबंदियां भी लगा दी। और फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत से एक लाइन कोट की है, सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती। वो ज्ञानी महिला या पुरुष जो ज्ञान को अपने सीने के अंदर बंदी बना के रखते हैं और दूसरों से
साझेदारी नहीं करते वो माँ सरस्वती के उपासक नहीं, खलनायक हैं। और उन्होंने कहा जब हम खलनायक बन गए तो फिर हमें सजा मिलनी थी। तो मेरा ये मानना है कि ये जो भी, अब जैसे मैं मिसाल के तौर पर ये बात, इसको कोई दूसरी तरह मत लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरे लिए दिल्ली में भी कोई अखबार वाले 80 से, मैंने बहुत 80 में बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया। मैं कानपुर से MP होकर गया। अब किसी ने मुझसे सवाल किया कि मुसलमानों के प्रतिनिधि होने के नाते, अक़लियती नुमाइंदे के, मैं क्या यार, मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आया हूँ भाई, जहाँ पे मुसलमानों का वोट 10%, 11% कुल। तो अब मुझे आके दिल्ली में तुम एक कम्युनिटी का प्रतिनिधि बना दोगे, तो जिन्होंने मुझे वोट दिया है वहाँ पे, किसी, मैं जीता हूँ और लंबे मार्जिन से जीता हूँ, और मेरे नियरेस्ट राइवल मकबूल कुरैशी साहब, किसी तीसरे कैंडिडेट की जमानत नहीं बची, और कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम वोट कितना, 11%। तो मैंने कहा वो जिन्होंने पर्दे के पीछे जाके मुझे वोट दिया है, उनके ऊपर क्या बीतेगी जब वो पढ़ेंगे कि मैं दिल्ली पहुंच के सिर्फ एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव बन गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमानों का मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, जिस तरह औरों का अधिकार है इस तरह मुसलमानों का, लेकिन मैं खास तौर से उनका नुमाइंदा बन गया। ये काम कोई मुझे दिल्ली में नहीं लिखता, लेकिन जिस दिन से बिहार पहुंचा हूं उस दिन से मुस्लिम गवर्नर, 26 साल बाद मुस्लिम गवर्नर है। मेरी आदत ऐसी छूटती नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि यही चीज है जिसने आपके बंधन डाले हुए पैर में। मेरी आइडेंटिटी क्या है? मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जैसे मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि मैं चाहता हूं ऐसा देश बने कि जहां मेरे बच्चों की आइडेंटिटी कंटेंट ऑफ कैरेक्टर से तय हो, उनके खाल के रंग से तय ना हो। मैं उसकी बात नहीं करता, मैं आपसे भारतीय संस्कृति की बात करता हूं। भारत में ये सवाल बार बार पूछा गया है कि मैं कौन हूं। शंकराचार्य से जब उनके गुरु पूछते हैं मैं कौन हूं, पूछते हैं तुम कौन हो, तो शंकराचार्य क्या जवाब देते? मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम नम, मतलब 6 श्लोक हैं। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मधु नैव मैं नैव मात्सर्य भावा न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षा चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। मैं कौन हूं? मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं चिदानंद आत्मा हूं। शिव का रूप, शिव मूर्ति का नाम नहीं है। शिव का मतलब है गुडनेस, कल्याणकारी। मैं वो कौन हूं? मेरा ये शरीर तो मेरा हर वक्त बदल रहा है। इतनी देर हम यह बात कर रहे हैं, हम सबका शरीर बदल रहा है, आत्मा नहीं बदल रही। ना जायते मिलियते व कदाचित नायम भूतवा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमानी शरीर। मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? तो हमें लेकिन हमारी चूंकि अनभिज्ञता है अपनी संस्कृति से, अपने मूल्यों से, अपने आदर्शों से, तो हमें एक ही चीज नजर आती है, किस घर में पैदा हूँ। और मैं प्रोफेसर बिपिन चंद्रा, जिनकी मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी थी, JNU में थे, लेफ्टिस्ट थे, उनका एक जुमला मैं कभी नहीं भूलता हूँ और मैंने बहुत दफा कोट किया है। कॉन्शियसनेस जितनी बढ़ाएंगे उतना ही आप इसकी संभावनाएं पैदा कर रहे हैं कि सांप्रदायिकता बढ़ेगी। ये सिर्फ कम्युनिटी पे नहीं है, कास्ट की कॉन्शियसनेस अगर आप बढ़ाएंगे तो कास्ट, अलग अलग जातियों के बीच में एक दूसरे पर अविश्वास और तनाव का वातावरण बनेगा ही। और जब वो बनेगा, तनाव का वातावरण बनेगा, तो फिर आपके अंदर जो गुण हैं, जो क्वालिटीज हैं, उसको आदमी इग्नोर करेगा और केवल किसी भी मामले में वो पहले ये देखेगा कि आप किस जाति से या किस संप्रदाय से आए। ये इससे बड़ा वो शैतान जानवर, मुझे पता नहीं बिहार में क्या कहते हैं, पर हमारे जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ पे कोई जानवर, अपने पालतू जानवरों में बहुत शैतान जानवर होता था, तो उसके पैर में, उसके गले में एक वो लकड़ी का एक बड़ा सा वो डाल देते थे, उसे कहते
या पैर में उसके अगले दोनों पैरों में रस्सी बांध देते थे ताकि वो दूसरों को परेशान न करे। तो ये विकास और प्रगति के मार्ग में ये ऐसे ही है, समझिए कि हमने अपने गले में ये एक लंबा सा डाला हुआ है जो हमें अपनी पूरी ताकत से चलने ही नहीं दे सकता। जब तक ये भावना बनी रहेगी तब तक कोई चल ही नहीं दे सकता। और मैं आपको एक, मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है, एक श्लोक है, सूतो व सूत पुत्रो वायो व कोवा भवाम्य देवा यत्तम कुले जन्मा मदा यत्तम तु पौरुषम। मैं चाहे सूत हूं, सूत कहते हैं कपड़ा बिनने वाले को भी, सूत कहते हैं रथ चलाने वाले को भी। मैं चाहे सूत हूं, सूत पुत्र हूं या कोई भी हूं, कहां पैदा हुआ ये फैसला किस्मत का है, देवों का है। और मैं जीवन में अपने क्या करूं ये कुदरत ने मुझे पुरुषार्थ दिया है जिसके सहारे मैं अपने जीवन का रास्ता तय करूंगा। बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं, सीखने को भी मौका मिल रहा है और आई थिंक ऑडियंस भी जो है काफ़ी इनलाइटेड है। बहुत सारे चेहरे जो खिले हुए हैं। आई थिंक इस छोटे से संवाद का जिसमें आपने जिक्र किया था उसका पर्पस ही यही था और हम लोग आई थिंक कि ऑडियंस जो है जरूर जरूर जरूर। तो मैं चाहता हूं कि अगर ऑडियंस से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो ये मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। नहीं मैं यहीं हूँ आप जब बुलाएंगे आ जाऊंगा। सर तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो हड़बड़ाहट में मत पूछिएगा, अगर नहीं तैयार हो तो अगली मीटिंग के लिए। एग्जैक्टली। और दूसरा ये भी कि अगर प्रश्न छोटे होने चाहिए सो दैट कि जो किसी और दो तीन और उनको लिया जा सके। वो हाथ उठा, वो भी हाथ उठा। जी जी सर, बैठ के पूछिए। जो साहित्यिक कृतियां हैं उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैंने आपको कई बार जो है साहित्य अकादमी के जो इवेंट्स होते हैं शिमला में भी देखा था और अन्य कार्यक्रमों में भी बराबर देखता हूँ, लेकिन मैं अवगत नहीं हूँ कि आपने क्या क्या रचना। नहीं, मेरा बाकी लोग भी अवगत नहीं है। मेरा एक ही उपलब्धि है कि मालिक की मेहरबानी से लोग मेरे ऊपर मेहरबान हैं, मुझे जाता जाता किताब भी जो लिखी है वो कोई विद्वता की बात नहीं है। मैं उस एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ। 86 में जब मैंने सरकार से इस्तीफ़ा दिया और मेरे ऊपर मेरे ख़तरे भी बहुत बने हुए थे, जान के ऊपर ख़तरे बने हुए थे। 5 बार मेरे ऊपर हमले हुए। आखिरी हमला तो तकरीबन कामयाबी हो गए थे लोग। अगर डॉक्टर कहते थे कि 10 मिनट अगर और लेट हो जाते तो शायद बचाना मुश्किल होता, इतना ब्लड लॉस हो गया था। तो वो तो उस स्थिति में जब आप होते हैं और तो जब आप उस वक्त जो कुछ भी मैंने लिखा जो अखबारों में छपा वो तो उसका हिस्सा उन परिस्थितियों से पैदा हुआ था। फिर सबका कहना ये था, MJ अकबर साहब, अरुण शौरी साहब, हमारे और मित्र, उनका कहना था कि ये जो मैंने लिखे हैं आर्टिकल्स ये अखबार के मकसद के नहीं है, ये किताब होनी चाहिए। तो किताब की शक्ल में उनको कंपाइल कर दिया रूपा वालों ने और वो सही कह रहे थे क्योंकि 11 हफ्ते में वो बेस्ट सेलर भी हो गई 11 वीक्स के अंदर। तो बाकी पढ़ने का शौक़ तो बहुत रहा है, वो बीच में ज़रा लिखने का भी हो गया था, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बस वही एक किताब। तो डॉक्टर साहब एक बार सुमन जी प्लीज। जी नमस्कार सर। नमस्कार। और बहुत बहुत सौभाग्य है कि आप जहाँ से आते हैं बुलंदशहर, मैं एक पटना वासी हूँ कि मैं वहाँ पिछले 15-20 साल से रह रहा हूँ। बुलंदशहर के बगल में गौतम बुद्ध नगर में। हाँ और आप तो हमारे नहीं, गौतम बुद्ध नगर ओरिजिनली बुलंदशहर का ही हिस्सा था। वो 77 के बाद ये 2 नए जिले बने और काफी प्रोग्रेस हो रहा है। तो हम कुछ दिन में बिहार को भी उसी स्पीड पर देखना चाहेंगे, आपका आशीर्वाद रहेगा तो जरूर होगा सर। मेरी एक ही कोशिश होगी जो मैंने आखिर में बोला है कि ये जो ज़रूरत से ज़्यादा कम्युनिटी कॉन्शियसनेस, कास्ट कॉन्शियसनेस, इससे अपने आप को मुक्ति दिलाए बगैर विकास और प्रगति की दौड़ जो है उसमें शामिल होना बड़ा मुश्किल काम। तो इसमें जो कुछ भी उस माहौल को बनाने में कर सकते हैं
वो पूरी ताकत से करें। जी जी, हमारा सर जो प्रश्न था कि आपने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया कि एक हमारा ही विस्तार आगे वाला है, तो भारत में ये 5,000 10,000 वर्ष से पहले है, बट कुछ ऐसा हुआ कि भारत का विभाजन हो गया और एक अखंड भारत की हमारी सपना है। क्या आप ये समझते हैं कि ये विचारधारा से हम वापस अखंड भारत बना सकते हैं क्या? न केवल हम अखंड भारत नहीं, अखंड विश्व बना सकते हैं। धन्यवाद सर। मैं आपको सही कहूँ, अपने आप के नहीं, तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ। यही अकेली भाई दुनिया की हर संस्कृति अपने अलावा दूसरों को अदर के रूप में देखती है। अदर का मतलब है हमसे कम। अब वो लोग जो 1000 साल पहले पहाड़ की खोह में रहते थे, वो जब भारत आए, कब्जा किया, तो उन्होंने कहा कि हम ईस्ट को सिविलाइज करना है। अरे भैया आप तो खोह में रहते थे चंद साल पहले। भारत में तो भारत 5000 साल, आज यूनिसेफ ने रिकॉग्नाइज किया है कि ऋग्वेद दुनिया की सबसे पुरानी किताब है। तो जिन्होंने 5000 साल पहले, या उससे भी, हम नहीं जानते डेट क्या है, 5000 साल पे कोई विवाद नहीं है, इसलिए मैं 5000 साल कह रहा हूँ। तो जिन्होंने ये किताब प्रोड्यूस की, आप उन्हें सभ्य बनाएंगे? तो जब आज दुनिया को तलाश है किसी ऐसी चीज की जो सबको एक आंख से देख सके। कोई दुनिया की संस्कृति नहीं है जो सबको बराबर करके देखती हो। अकेले वो भी, ये भी नहीं है कि हमारे व्यवहार में बहुत कमियां हैं, लेकिन हमारे सिद्धांत में, हमारे आदर्श में, हमारे मूल्य में उन्होंने कहा कि भाई शरीर को देखो ही मत, इसके अंदर आत्मा जो है वो इसकी असल पहचान है और वो हमें एक दूसरे से बांधती है। अब आपने सुना होगा बहुत दफा, भारत ने कभी किसी पे हमला नहीं किया। अरे भाई भारत कैसे हमला करेगा किसी पे, जब आपको ये कहा जा रहा है और वो आपने आत्मसात किया हुआ है कि दूसरा आपका विस्तार है। वो दूसरा इतना खूबसूरत कठोपनिषद है, ये मैं सुना दूंगा। मनसा एवा इदम आपता व्ययम नेहा नाना अस्ति किंचना मृत्योसा मृत्युं गच्छति या इहा नानेवा पश्यति। ये जो विभिन्नता है, ये तो विविधता, ये तो इसको तो हम स्वीकार करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन कठोपनिषद हमसे कह रहा है, जो वेद का हिस्सा होता है उपनिषद, वो कह रहा है हमसे कि जो इसको, इन विभिन्नताओं को वास्तविक मानेगा और सच्चा मानेगा और इसके पीछे छुपी हुई एकता को नहीं देखेगा, वो मृत्यु से मृत्यु में यात्रा करता रहेगा, उसे मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। तो अब जिंदगी का मकसद तो मुक्ति है, तो वो हमें बताया जा रहा है कि मुक्ति ही नहीं मिलेगी अगर तुम किसी को दूसरा करके देखोगे। इससे पावरफुल और क्या होगा? सूत्र में बांधने की शक्ति है, बशर्ते कि हमें खुद को पता हो हमारी संस्कृति क्या है, उसके आदर्श क्या हैं और हमारे आचरण में वो झलके। धन्यवाद सर। मेरा नाम डॉक्टर आनंद सिंह। सर आपने कहा तब बराबर स्वाध्याय प्लस प्रवचन। किताबें तो थी नहीं उस जमाने में, प्रिंटिंग नहीं थी ना, हाथ से ही लिखते थे और शास्त्रार्थ भी हुआ। हाँ सर, विश्वविद्यालयों में स्वाध्याय और प्रवचन के बजाय उद्बोधन होता है, और अब शोध, नवाचार और उद्यमिता की ओर, तो इन सबको एक साथ समाहित करके जो नई युवा पीढ़ी है, इनको एम्प्लॉयबल और उद्यमिता की ओर कैसे ले जाया जाए, इस पर कुछ विचार मांग सब उसका। मैं इस वक्त आपको कोई फॉर्मूला नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि इंसान, मानिए 2 किसान, एक किसान ज़्यादा उसका उत्पादन होता है, ज़मीन बराबर, दूसरे का कम होता है। तो अगर वो बताता भी नहीं है कि मेरा रहस्य क्या है, तो जासूसी करके आदमी पता लगाता है कि रहस्य क्या है। हर आदमी एक दूसरे से सीखता है। हमें इन सारी जो जितनी बातें आपने कही हैं उन सबको को समावेश करके, और जाहिर है वो अप्रोच अपनानी पड़ेगी। और आज ही सुबह दिल्ली में कोई लोग मिले थे, कोई हमारे मुझसे पहले गवर्नर साहब जो थे, आर्लेकर साहब, उन्होंने कोई समिति भी बनाई है जिसमें बड़े अच्छे, मुझे नहीं पता था आज सुबह के पहले तक, उन्होंने गठन कर दिया था। लेकिन जब वो गए यहाँ से
उससे कुछ दिन पहले ही गठन किया था कि एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड ओरिएंटेशन कैसे बिहार में पैदा किया जाए। तो हम मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही उसकी मीटिंग वगैरह करेंगे। और असल बात है एटीट्यूड्स की, दृष्टिकोण, हर चीज़ आदमी के मानस में। तो उस मानस को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, उस पर मैं अकेला फॉर्मूला नहीं दे सकता। आपकी भी मदद की ज़रूरत होगी, आपकी भी होगी, सबकी होगी। मिलजुल के इसको कैसे चीज़ों को बेहतर किया जाए उसकी का प्रयास करें। थैंक यू सो मच सर, एब्सोल्युटली ओवरवेल्म्ड। और भाई इच्छा हो रही है कि चलता रहे, लेकिन समय की पाबंदी है। और मेरे लिए और मेरी टीम GTRA की तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना वक्त निकाला, आए, मुझे पता है कि आप ट्रैवल करके आ रहे हैं और इस प्रोग्राम के लिए आपने